हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशुल जैन है और बिल्कुल आज ये टॉपिक इसी बारे में रहने वाला है कि सीपीयू 2022 में मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड में मैं कैसे रह गया, क्या चीज़ें हुई। जबकि मेरे प्री में 156 मार्क्स आए थे, फिर भी सीपीयू 2022 में मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो उस बारे में बात करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं सीपीयू की जर्नी। सीपीयू के बारे में देखा जाए तो सीपीयू सबको पता है, इस बार फिर से नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो वो जो जो एलिजिबल हैं वो प्लीज अपने फॉर्म्स भर लीजिए। ठीक है, बाकी चीजें आपने देख ही ली होंगी, अब तक सब देख चुके होंगे, तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो मेरे साथ हुआ हम उस बारे में बात करेंगे। 2022 में क्या हुआ, सबसे पहले मेरा जो प्री का एग्जाम था, वो प्री का एग्जाम मेरा, जहां तक कि मुझे याद है, जोधपुर, हाँ जोधपुर में मेरा एग्जाम हुआ था। मैं जोधपुर गया था एग्जाम देने। तो मेरे प्री में 156 मार्क्स आए थे। ठीक है, उसके बाद में जबकि कट ऑफ तो 115 ही गई थी यूआर मेल की। ठीक है, तो मेरे काफी ज्यादा मार्क्स थे, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी मैं इंग्लिश में अच्छी मेहनत करता तो डेफिनेटली मुझे दिल्ली पुलिस मिलने के चांस थे। बट उससे पहले ही फिजिकल टेस्ट होना था। उसमें दिसंबर की बात है, मैंने स्टार्ट कर दिया था फिजिकल के लिए, रनिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। ओके, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था उसको। मैं क्या हुआ था, 5 दिन तो मैं कंटिन्यू गया, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी आ गई थी। फिर मैं 5 दिन जाता, फिर नहीं जा पाता था, फिर डिसकंटिन्यू हो जाता था, इस तरह से चलता रहा। फिर जनवरी में क्या हुआ, कुछ टूर्नामेंट्स थे, तो उसमें मैं चला गया, तो फिर वहां से तो ये कंप्लीट ब्रेक आ गया था, पर टूर्नामेंट की वजह से मैं एक्टिव हो गया था। रनिंग वहां से चल रही थी, मतलब ठीक हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंप्लीट ब्रेक आ गया था। फिर जब डेट्स आई थी, आई थिंक कि ये आई थी डेट लगभग 20 जनवरी को या ऐसी कुछ डेट्स आई थी। ओके, तो मेरा जो था वो 2 फरवरी के दिन था, 2 फरवरी के दिन था। हम्म, तो मेरे पास उस बीच में 10 से 11 दिन बचे थे, लेकिन वो 10-11 दिन में कंटिन्यू गया था और मुझे मतलब कॉन्फिडेंस तो आ रहा था कि मैं कर लूंगा वहां पे। बाकी चीजों में मुझे दिक्कत नहीं थी क्योंकि कॉलेज से मैं एक्टिव था गेम्स वगैरह में, तो बाकी चीजों में दिक्कत नहीं थी। बस रनिंग छूट जाती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, बाकी चीजें हो जाती है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो मैं डेली रनिंग करता था, मैं टाइमिंग लगा के रनिंग करता था। मैं जैसे 10 मिनट कंटिन्यू भागता था, भले तो स्टार्ट में धीरे धीरे स्टेमिना बिल्डअप करता था, उसके बाद में फिर जैसे 6.5 मिनट किए तो 6 मिनट भागता था मैं। मतलब जितने एफर्ट डाल सकता हूँ उस एफर्ट के हिसाब से मैंने मेरे ग्राउंड को काउंट कर रखा था कि ये कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग में भागता था। ठीक है, इस तरह से मैंने चीजें चलाई। अब मुझे जाना था दिल्ली। दिल्ली में घिटोरनी जो सेंटर है वहां पे मेरा फिजिकल होना था, तो एक दिन पहले मैं पहुंच गया था वहां पे, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी से वहां रिपोर्ट करना होता है। 6 बजे शायद रिपोर्ट करना होता है और ठंड का समय था, तो पूरा अंधेरा तो रहता ही है। तो हम लोग वहां पे 5 बजे पहुंच गए थे। मेरे साथ और एक दो लोग थे, वो एक दिन पहले आ गए थे, तो हम साथ में रुके थे। फिर हम लोग वहां से मॉर्निंग में घिटोरनी सेंटर के बाहर पहुंच गए। वहां पे हमने रिपोर्टिंग की, हमने एंट्री ली, वहां पे हमारे फोन्स वगैरह सब रखवा लिए गए थे। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं था। उसके बाद में अंदर जाके सबसे पहले फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो पेपर वर्क होता है वो किया जाता है, तो हम उसमें लग गए। वहीं पे लगभग 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। उससे पहले आपसे और भी कई चीजें होती हैं, उनके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपको चीजें फॉलो करनी होती है। फिंगरप्रिंट होता है, जो एसएससी का जो फॉर्मेलिटी वाला प्रोसेस है पहले वो होता है। उसके बाद पेपर वर्क जो करवाना होता है वो होता है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद हमारी रनिंग हो जानी चाहिए थी स्टार्ट, यानी कि लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में हमारी रनिंग स्टार्ट हो जाती। बट हुआ क्या, हमसे पहले एक 5 किलोमीटर की रेस होनी थी, उनकी रनिंग होनी थी, तो हमसे पहले उनकी करवाई गई। वो शायद आर्मी आर्मी की थी, हाँ राइट, आर्मी की थी, तो 5 किलोमीटर की उनकी थी, तो हमसे पहले उनकी करवाई गई थी। उसके बाद में हमारा नंबर आया, तो हमारा लगभग नंबर 12:30, 12 के बाद ही आया था। 12 के बाद आया था और मेरा था सेकंड बैच में नंबर। ठीक है, सेकंड बैच में मेरा नंबर था। तो रेस स्टार्ट हुई। सबसे पहले मतलब अच्छे अच्छे लोग जो प्रैक्टिस करके आए थे ना, वो रह गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट में हिम्मत छोड़ दी, जबकि वो बहुत आगे थे मुझसे स्टार्ट में।
मैं जैसी प्रैक्टिस करके गया था, मैंने उस हिसाब से अपनी चीजें चलाई। ओके। जैसे कि पहले मैंने मतलब एकदम से स्टार्ट नहीं दिया कि हाँ एकदम से ही तेज भाग जाऊं, नहीं। पहले मैंने धीरे धीरे शुरू किया। लोग शुरू से ही फास्ट भागने लगे थे, पर मैंने धीरे धीरे शुरू किया। मैं गया, मैंने एक राउंड वहां पे क्या था, 800 मीटर का राउंड था वो, तो 2 राउंड हमें कंप्लीट करने थे। तो पहला राउंड कंप्लीट किया। अब दूसरे राउंड में मैंने स्पीड गेन करना स्टार्ट किया। पहले मैं एक ही पेस से भाग रहा था, फिर जो लोग मुझसे आगे थे वो धीरे धीरे पीछे होते गए, और लास्ट में कुछ टाइम बचा था, और मैं भागा 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 भागा, और मतलब हिम्मत नहीं बची थी लास्ट में बिल्कुल। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, यही चांस है, भागना है। पूरी हिम्मत जुटा के मैं भागा, और एट द एंड उसमें मैं क्वालिफाई कर गया था रेस में, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए रेस का ही था, और मैं किसी में नहीं अटकने वाला था। मुझे इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस था। तो रेस क्लियर हो गई, मैं बहुत खुश था। तो जो जिनकी नहीं हो पाई थी, मतलब अच्छे अच्छे लोग थे जो अच्छी प्रैक्टिस करके आए थे, एक एक महीना, दो दो महीना, उनसे तक नहीं हो पाई थी। तो वहां पे सारा जो गेम है अपने कॉन्फिडेंस का है, अपने अंदर उस टाइम पे हिम्मत बना के रखनी होती है। बस आप वो नहीं छोड़ोगे तो हो जाएगी आपसे, बिल्कुल हो जाएगी 100%। तो जो लोग निकल गए थे, नहीं कर पाए थे कंप्लीट, उनको साइड करते जा रहे थे, और हमको अंदर ग्राउंड में वापस ले लिया गया था। अब हमको रिलैक्स करने का टाइम मिल गया था, क्योंकि शुरू में था हमारा जो हमारा बैच था, फर्स्ट बैच सेकंड बैच, उनको काफी टाइम मिल गया था। तो ऐसे करके लगभग 4 बैच बने थे, 4 या 5 बैच थे। ठीक है। तो इस तरह से चीजें चली, ये सब कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हमसे 100 मीटर रेस करवाई गई। उसमें चार चार लोगों को दौड़ाया गया था। 16 मिनट मीटर, सॉरी, 16 सेकंड में कंप्लीट करनी थी। तो वो तो लगभग उसमें कोई नहीं निकला था, उसमें सबने क्लियर कर लिया था उसके बाद में। ओके। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में हुआ था हमारा शॉर्ट पुट। नहीं, हाँ, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट हुआ था हमारा। तो शॉर्टपुट हुआ, शॉर्टपुट हमारा क्लियर हो गया था। शॉर्टपुट फर्स्ट टाइम में मेरा हो गया था। फिर उसके बाद में था लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप था, तो लॉन्ग जंप भी मैंने पहली बार में क्लियर कर लिया था। अब बात आई हाई जंप पे। हाई जंप में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, और मतलब थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो जाती है ना, कि मतलब कि आपको इतना पता है कि ये सब नॉर्मल चीजें, और हाई जंप तो मैं बहुत ज्यादा कूद जाता था कॉलेज टाइम से। तो फिर मैंने कहा ये नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद में सेकंड चांस आया, फिर सेकंड चांस में क्लियर हो गया था वो भी। तो फाइनली अब कुछ नहीं बचा था। अब हमारा सिर्फ चेस्ट मेजरमेंट और हाइट मेजरमेंट बचा था। ओके। ये दो चीजें बची थी, तो उसके लिए अब हम सबको कॉलेज जाएंगे। तो शाम के लगभग 4, 4:30 बज चुके थे इस वक्त। अब गए हम। चेस्ट, मेरा नंबर आया, मतलब कुछ मुझसे भी पहले लोग थे जो हाइट में बाहर हो गए थे। ठीक है। 170 सेंटीमीटर यूआर के लिए हाइट कंपलसरी है वहां पे। अब हुआ क्या कि उसमें से काफी लोगों की तो 167 भी आई थी, तो उनको तो बाहर होना ही था। अब चीजें क्या हुई, मेरा नंबर आया, तो चेस्ट में, चेस्ट तो मतलब 5 सेंटीमीटर, जब आप उसको फुलाएंगे तब आना चाहिए एक्स्ट्रा, और अदरवाइज 80 आना चाहिए। 80, हाँ 80 आना चाहिए। 80 या 85 था, मैं भूल रहा हूँ इस चीज को। 85 था, तो +5 करेंगे तो 90 आना चाहिए, या फिर अगर 80 था तो फिर +5 करके 85 आना चाहिए। ओके। ये चीजें थी। तो उसके बाद में मेरा नंबर आया, चेस्ट में क्लियर हो गया मैं। बट हाइट में बात आई, तो हाइट में क्या हुआ, मैं यहाँ पे मेजर करके गया था तो मेरी 170 प्लस आ रही थी। अब वहां पे पता नहीं कैसे चीजें हुई, क्या हुआ कि मैं वहां पे 169.5 वहां पे मेरी हाइट आई। और उन्होंने 2-3 बार चेक किया, अब पता नहीं उस टाइम पे हुआ क्या, आई डोंट नो। तो उस वजह से जस्ट 0.5 सेंटीमीटर, यानी आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, आधे सेंटीमीटर की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, जबकि मेरे प्री में अच्छे मार्क्स थे। तो ये चीजें हुई थी। बस उसके बाद से उन्होंने मुझे चांस भी दिया फिर से कि मतलब किसी और मतलब हायर ऑफिसर आएंगे, उनके सामने आपका कराया जाएगा। बट मुझे पता नहीं उस टाइम पे क्या चल रहा था फिर मेरे दिमाग में, मैंने कहा नहीं ठीक है, जो भी मतलब किया है आप भी गलत नहीं करोगे। इस तरह से ये मेरा स्टेटमेंट था। उसके बाद में मैंने भी कहा ओके कोई बात नहीं, और फिर मैं वहां से, मेरा प्रोसेस वहीं एंड हो गया।
और बस फिर वहां से हम लास्ट ही बैच था तो सबका हो भी गया था, तो साथ में ही फिर सबको भेजा गया बाहर, फिर हमें हमारे हमारे फोन्स हैंड ओवर कर दिए गए और फिर हम आ गए थे। तो इस तरह था, मुझे 1.5 सेंटीमीटर हाइट की वजह से निकाल दिया गया था। तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था वहां पे पीईटी में, पीईटी पीएसटी में। ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता था कि प्री के हिसाब से अच्छे मार्क्स थे और चीजें अच्छी हो सकती थी, पर कोई नहीं, नहीं हो पाए। पर इन सब चीजों का ध्यान आप जरूर रखें। अब हाइट में तो कोई नहीं रख सकता, बट बाकी जो चीजें बताई हैं उन चीजों में आप ध्यान रखें। लाइक हिम्मत रखें, जो भी चीज कर रहे हैं ना वहां पे आपको लगेगा कि बस छोड़ देता हूँ, बस वो जो टाइम है ना उसको नहीं छोड़ना है, उसके बाद आप क्लियर कर जाओगे। ओके, अब जैसे ये चीजें तो हो गई, अब जो नेक्स्ट आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम कुछ बात करते हैं। जैसे अब क्या है, हाँ, जो मैंने बताया था यूआर के लिए जो कट ऑफ गई थी 115 गई थी मेल के लिए। ठीक है, और फीमेल के लिए यूआर की 126.29 गई थी। और ये देखो, ये है मेरा जो पीटी पीएसटी हुआ था उसका रिजल्ट, ये मेरे रोल नंबर। और ये सॉरी, मैंने 2 तारीख बताया था, वो 2 को नहीं, मेरा 6 तारीख को था, 6 तारीख को था, 6 फरवरी को था। ठीक है, और ये रहा, देखो ये मेरा यहाँ पे, ये क्वालिफाइड इन पीईटी, पीईटी में यस लिखा हुआ है, क्वालिफाइड इन पीईटी, पीईटी में मैं क्वालिफाइड था। पीएसटी स्टैंडर्ड जो हाइट और चेस्ट होता है उस सेक्शन में नॉट क्वालिफाइड लिखा है। क्यों? क्योंकि ये देखो, हाइट 169.5 नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि 170 चाहिए होती है, ये यही एक रीजन था। और ये मेरा घिटोरनी में सेंटर पड़ा था, एसएसबी घिटोरनी में। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये चीजें हैं। अब इस बार जो एस्पिरेंट्स हैं वो एटलीस्ट इन सब चीजों का ध्यान रखें। 2023 के जो एस्पिरेंट है सीपीओ देंगे वो इन सब चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, अब पेपर 1 क्या होता है? पेपर 1 में 50-50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं, चारों सेक्शन आते हैं, क्वांट, जीएस, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, इसमें कट ऑफ जाती है। उसको क्वालिफाई करने के बाद पीईटी पीएसटी होता है, जैसे जो जिसकी स्टोरी हमने अभी डिस्कस की मेरी, वो। उसके बाद में सेकंड पेपर होता है इंग्लिश का, जो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, इसका ध्यान रखें। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखनी चाहिए, उसको ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो आप भी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। सबसे पहली बात तो अपने आप पे भरोसा रखो, और बुक्स जो होती है ना अपनी, उसको बार बार चेंज मत करो, एक बुक को स्टिक करो, उसको बार बार पढ़ो, ना कि अलग अलग बुक्स पढ़ो, एक बुक को बार बार पढ़ो। ठीक है, एक बुक को पढ़ो। जो पीवाई क्यूज है ना उनको बहुत ज्यादा ध्यान से आप रिगरसली उसको फॉलो करो, मतलब कि वो तो आपको करने ही करने हैं, आप न्यू कुछ करें ना करें। थ्योरी पढ़ो, पीवाई क्यू करो, थ्योरी पढ़ो, पीवाई क्यू करो, सिनोनिम पढ़ो, पीवाई क्यू करो, एंटोनिम पढ़ो, पीवाई क्यू करो, वन वर्ड पढ़ो, पीवाई क्यू करो। ये चीजें फॉलो करो। और जो मॉक टेस्ट है, अब ये आप पे डिपेंड करता है, जबकि ऑल्टरनेट डे पे दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर दिन देना चाहो, आपको जैसा टाइम मैनेज होता है उसके हिसाब से करो, बट हर ऑल्टरनेट डे 2 दिन में एक बार तो देना ही देना है आपको। ये लेके चलो और थोरोली रिवाइज करो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, उसके अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ। एक लाइक मैंने क्या किया था, जो चीजें मुझे नहीं आ रही है मैंने उसका एक चार्ट क्रिएट किया था और उसको मैं देखता था कि मैंने क्या क्या गलती की है, तो उससे चीजों में इंप्रूवमेंट आता है, तो वो चीज आप भी फॉलो करो। ओके, अब मैथ्स जो है, मैथ्स मैथ्स में क्या है, मैथ्स क्या है, सिर्फ प्री में आनी है, 50 क्वेश्चंस आने हैं, और आजकल जो एसएससी का जो पैटर्न है ना उसके हिसाब से मैथ इतनी स्टैंडर्ड लेवल की नहीं पूछी जा रही किसी भी एग्जाम में। तो इसके लिए अगर आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो उसको रिवाइज करो, नहीं किया है तो काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपके पास। ठीक है, और मुझे मतलब आभास सर नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, आभास सैनी सर हैं।
उनका उनके दो बैच आते हैं, एक आता है स्पार्टन्स और एक बैच आता है उनका सुपर 100। ठीक है, तो मैं सुपर 100 का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे वहां से काफी बेनिफिट मिला है, ये बात मैं मतलब एकदम डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने और भी एक और क्लास ली थी, वहां से मुझे बेनिफिट नहीं मिला। बट ये जो है, यहाँ से मुझे 100% बेनिफिट मिला था। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आभास सर इज द बेस्ट, ये मतलब आपको फील होगा, क्योंकि फीस भी कोई ज्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, 2000 फीस रहती है इनकी। बाकी आप पे डिपेंड करता है, जैसा भी आपको ठीक लगे, जो टीचर आपकी जिससे बॉन्ड बनता है आप उसी से पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यू आप पिनेकल से लगा सकते हैं या फिर किरण से लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है और स्टेटिस्टिक्स, ये शायद जुड़ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कभी क्या होता है, एसएससी ने मेंशन तो नहीं किया है, बट एसएससी क्या होता है ना, वहीं से जैसे सीजीएल मेंस का पेपर बन रहा है, सीएचएसएल मेंस का पेपर बन रहा है, तो वहां से उठा के सीपीओ के प्री में भी डाल सकता है। ठीक है, तो हल्का फुल्का पढ़ना चाहें तो इसमें ये चीजें देख सकते हैं आप। ठीक है, अदरवाइज नहीं भी पढ़ेंगे तो ठीक है, क्योंकि सिलेबस में ये मेंशन नहीं है। ठीक, एक टेक्निक है, आपने काफी सुना होगा, पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या होता है, दो तरह से काम करती है। कैसे? 25 और 5 का, 25 और 5, 50 और 10। इसका मतलब क्या हुआ, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट लो, फिर 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट, या फिर 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट रेस्ट लो। ये दो तरह से आप काम कर सकते हैं। जैसे 25-25 के आपने मान लिए 3 बार लगातार में 25 मिनट, 5 25 5 25 5, इस तरह से 3 बार आपने किया। इसको 50 वाले 50 वाला 50-10 का जो कॉम्बिनेशन है, इसको आपने 3 बार फॉलो किया। इसके बाद आप जैसे आधे घंटे का रेस्ट ले सकते हो, इसमें आप 3 की जगह 4 बार कंटिन्यू करके फिर आधे घंटे का रेस्ट ले सकते हो। इस तरह इस टेक्निक का यूज करोगे तो आपकी एफिशिएंसी काफी बढ़ेगी। ताकि क्या, इससे क्या है ना, आप बार बार फोन में नहीं घुसे रहोगे, फोन से दूर रहोगे। ठीक है, इस तरह से चीजें, मतलब ये काफी एफिशिएंट रहता है। मैंने इसको फॉलो किया था, तो ये मेरे लिए काफी काम किया था। तो आपको भी ये ट्राई करना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखिए। नहीं होगा तो फिर आपका पुराना पैटर्न फॉलो करिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपकी एफिशिएंसी आपके तरीके से बढ़ रही है तो उस तरीके से बढ़ाइए, इस तरीके से बढ़ रही है तो इस तरीके से बढ़ाइए। मेन जो पर्पज है वो है एफिशिएंसी का। नेक्स्ट, इंग्लिश। इंग्लिश में दो मेन चीजें हैं, ग्रामर है, वोकैब है, और अब जो है वो कॉम्प्रिहेंशन। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, कॉम्प्रिहेंशन। और क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है, कॉम्प्रिहेंशन अब काफी अच्छा पूछ रहा है। कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं है पहले की ओल्ड स्टोरीज है उन पे बेस्ड आ रहा है, नहीं। अब जो करंट जो अपनी है उस पे चीजें पूछी जा रही हैं। और इकोनॉमिक, ठीक है, ऐसी ऐसी इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इकोनॉमिक से रिलेटेड टर्म्स हो गई, कॉमर्स हो गई, साइंस की अच्छी अच्छी टेक्निकल चीजें हो गई, इन सब से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए मेन आपको करना है वो है रीडिंग। रीडिंग कर सकते हो आप, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, बट मतलब कि ज्यादा नहीं। आपको न्यूज़पेपर मुझे नहीं लगता आधे घंटे से ज्यादा पढ़ना चाहिए। आधा घंटा 45 मिनट, उससे ज्यादा टाइम देना इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, क्योंकि मतलब कि 45 मिनट इज इनफ फॉर कॉम्प्रीहेंशन, मतलब रीडिंग के लिए काफी है। और बाकी जो समझ डेवलप होगी, आप नोवेल भी पढ़ सकते हैं, और भी चीजें जो मतलब रीडिंग के लिए आपको जो ठीक लगे कि आप इसमें कंफर्टेबल हो, वो चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। नोवेल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर कर सकते हैं, और एक इंग्लिश माध्यम करके टेलीग्राम पे चैनल है, वो काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होता है एक्चुअली, एक एडिटोरियल ही होता है, वो वहां से एडिटोरियल क्रिएट करते हैं, उस पे बेस क्वेश्चन होते हैं। लाइक इसी तरह प्री प्री का एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, मेंस का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उसी के आधार पे। ठीक है, तो वो फॉलो करना चाहें आप तो वो भी कर सकते हैं। वो काफी अच्छा कंटेंट देता है, मतलब आपका टाइम इन चीजों में, फिर आपको फिर रीडिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है। नोवेल रीड, न्यूज़पेपर रीड अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो न्यूज़पेपर का कंटेंट है वही प्रोवाइड करते हैं। और ये डेली बेसिस पे आता है, मॉर्निंग में 4 से 5 बजे ये लोग डाल देते हैं। ठीक है, हर दिन।
ये तो हो गई कॉम्प्रिहेंशन की बात। नेक्स्ट करते हैं ग्रामर। ग्रामर सबसे पहले बेसिक जो सबसे बेस जो बनाएगा आपका वो है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1। और उसमें हर चैप्टर के बाद में 50 के अप्रोक्स क्वेश्चन, किसी में 40 हैं तो किसी में 50 प्लस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करने हैं। तो ये बुक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 80% जो आपकी वोकैब देखी जाएगी, वन वर्ड देखे जाएंगे, ये जो पूरा वोकैब सेक्शन है वो भी यहीं से मिलेगा आपको। और जो रूल्स है ना वो इससे बेटर तो मुझे नहीं लगता कहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये बुक बाइबल है। ठीक है, इंग्लिश की बाइबल कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके अलावा आपको अगर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इसमें 50 के लगभग मिलेंगे, तो एक है किरण। किरण तो सबको ही पता है। और एक है एरर प्रो। एरर प्रो है अमन वशिष्ठ सर की। इनकी एरर को इसमें अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। 200 एरर के क्वेश्चन और कुछ इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और वोकैब के लिए बता ही दिया, नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 है उससे आप अपना अपना टारगेट सेट करिए। जैसे 30 वन वर्ड हो गए, 30 ईडियम हर दिन करने हैं, 30 एंटो हर दिन करने हैं, 30 साइनो हर दिन करने हैं। तो इस तरह से आप लगभग 120 वोकैब हर दिन में तैयार कर पाएंगे। ठीक, और जब ये कर लें आप 2 से 3 बार, जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ब्लैक बुक पे जा सकते हैं। क्योंकि स्टार्ट में अगर ब्लैक बुक उठाएंगे ना तो वो इतनी लेंदी है, मतलब है बेस्ट, बट लेंदी इतनी है कि आप मतलब स्टार्ट में ही ऊब जाएंगे, उससे आपको नीरस लगने लगेंगी चीजें, फिर आप वहीं पे छोड़ देंगे और उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो नीतू सिंह मैम की बुक है ये आपका बेस क्रिएट कर देगी। उसके बाद में 2-3 बार जब आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद जब ब्लैक बुक पे जाएंगे तो ये काफी इफेक्टिव रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी। और इंग्लिश में क्या है, जैसे 200 क्वेश्चंस मेंस में आने हैं, प्री में 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और मेंस में 200 क्वेश्चन आएंगे, तो इंग्लिश आप छोड़ नहीं सकते, इंग्लिश को काफी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसको भी काफी अच्छे से देखना। लाइक जैसे वो इंग्लिश माध्यम चैनल है उसको आप फॉलो करेंगे ना तो उसमें जो एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक क्लोज टेस्ट आता है, बाकी जो PQRS और जो पैटर्न है वो सारा आता है। तो उसको आप जब सॉल्व करेंगे ना तो स्टार्ट में आपको लगेगा इतना टाइम लगेगा चीजों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, कि लगभग आप 45 से 1 घंटे तक का समय आपको वहीं लग जाएगा। तो वो चीजें आपको आपकी डेफिनेटली सुधरेंगी, क्योंकि यही पैटर्न पूछा जा रहा है आजकल। अब नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, तो उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये इंग्लिश माध्यम चैनल मेरे हिसाब से अच्छा है। नहीं तो आप न्यूज़पेपर फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नॉवेल फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिसमें मतलब जिस चीज से आप बॉन्ड बना पा रहे हैं ना वो आपके लिए बेस्ट है। मेन मोटिव है एफिशिएंसी का डेवलप होना। ठीक, ये हो गई इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। अब जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के प्री में ही आने हैं, 50 क्वेश्चंस आने। ठीक है, स्टैटिक जीके ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 20 क्या, 22 मान के चलिए, 22 प्लस क्वेश्चंस स्टैटिक पार्ट से ही आते हैं। और स्टैटिक के लिए लूसेंट से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। लूसेंट सब कुछ है, SSC के पर्पज से तो लूसेंट इज बेस्ट। और लूसेंट को आप 1 से 2 बार पढ़िए, उसके बाद में आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स क्रिएट करिए। वो क्योंकि एंड टाइम पे जब आप पूरी लूसेंट पढ़ने जाएंगे तो वो आप कंप्लीट किसी भी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हैंड रिटन नोट्स की काफी जरूरत पड़ेगी, ताकि क्या है लास्ट में फटाफट रिवाइज करने के लिए वो नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। फोकस करिए साइंस पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो पोर्शन है वो काफी बढ़ गया है SSC में। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पिछले CGL मेंस से तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। 2022 का जो मेंस हुआ है वहां से देखने को मिला है बहुत ज्यादा बढ़ गया है साइंस का पोर्शन, बायोलॉजी स्पेशली। ठीक है, इनके कुछ कुछ टॉपिक्स हैं उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे फिजिक्स हो गई, फिजिक्स में यूनिट्स, मेजरमेंट, ये चीजें हैं, और भी काफी चीजें हैं। ठीक है, केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री में जैसे फॉर्मूलाज हो गए, पीरियोडिक टेबल हो गई, ये दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल और नॉन मेटल इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे डिसीज, विटामिन, जो ये जो वायरस डिसीज, ये सारी चीजें हैं ना, ये तो आप मतलब ऐसी
कर लीजिए कि 4 से 5 बार आप इनको पढ़ ही लें एग्जाम से पहले, तो ही चीजें वहां पे क्लियर रहेंगी, क्योंकि साइंस काफी बड़ा पोर्शन हो चुका है अब एसएससी में। और पीवाईक्यूज लगाइए सबसे पहले, जैसे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी, चाहे ज्योग्राफी पढ़ी, ठीक है, ये सारे पोर्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, साइंस, ये सब लूसेंट में है। ओके, तो आपको कोई मतलब लूसेंट इज इनफ, लूसेंट लाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, पर उसको पढ़िए लूसेंट को। ये नहीं कि आप बोर हो गए, छोड़ दिया, आपसे पढ़ी नहीं जा रही, ये मत करिए, उसको पढ़िए। ठीक। हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री में जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके तुरंत पीवाईक्यू लगाइए। आपने ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ा रिवर, तो तुरंत पीवाईक्यू लगाइए। ठीक, ये हो गई स्टैटिक जीके। और एक स्टैटिक पोर्शन वो है जैसे म्यूजिक एंड डांस हो गए, ठीक है, म्यूजिक, क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेस्टिवल, इंडियन म्यूजिक, ये सब जो चीजें हैं ये भी आपको अब करनी पड़ेंगी। टेम्पल्स हो गए, कहाँ पे कौन सा टेम्पल है, और कुछ स्पोर्ट्स की टर्म्स हैं, कौन से इवेंट हैं, कहाँ पे होते हैं, ये स्टैटिक टर्म्स हैं। ठीक है, ये भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी साथ ही साथ में। ये स्टैटिक पोर्शन अलग है, इसको कंप्लीट करिए, ये भी आपको मिल जाएगा। स्पेशली मैंने पिनेकल ले रखी थी, मुझे किरण का इतना आइडिया नहीं है, बट किरण भी लोग फॉलो करते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, बट मैंने पिनेकल फॉलो की है, इसलिए मैं पिनेकल पे काफी मतलब भरोसा रखता हूँ। इसमें पिनेकल काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती है। ठीक। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स तो मतलब इसमें कुछ डेफिनेट नहीं है। पहले एसएससी मैंने जब स्टार्ट किया था सॉरी, तो एसएससी जो है वो 6 मंथ का करंट अफेयर पूछता था। फिर धीरे 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 चीजें चेंज होती गई, टीसीएस को हैंडओवर हुआ। उसके बाद में जो करंट अफेयर्स है वो कभी कभी 1 साल पुरानी, तो 1.5 साल पुराना तक करंट अफेयर्स देखा गया है, तो इसमें कुछ रैंडम नहीं है। बट आपको 1 साल का तो करके चलना ही पड़ेगा, और उसमें भी फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी 6 से 7 क्वेश्चन तक देखे गए। और इस बार तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखे गए, लेकिन वो भी 1.5 साल पुराने। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, बट आपको फिर भी पिछले, जैसे एग्जाम होने वाला है अभी, मानो अगस्त में एग्जाम होने वाला है, तो आपको जुलाई तक या फिर हाफ जुलाई या पूरा जुलाई, कंप्लीट जुलाई तक, पिछले 1 साल जहां तक होता है वो काउंट करिए, वहां से अब तक 1 साल का करंट आप कंप्लीट करके चलिए। इस तरह से चीजों को अपने लिए बेहतर बनाइए। ठीक। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या बेस्ट सोर्स हो सकता है, तो एक तो इंडोलोगस, इंडोलोगस अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है। स्टडी आईक्यू काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है, मैंने स्टडी आईक्यू का सब्सक्रिप्शन ले रखा था। स्पीडी, स्पीडी बहुत अच्छा, ये तीनों बेस्ट सोर्स हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के। ठीक, इन तीनों में से आप कोई सा भी एक सोर्स फॉलो करिए, सारे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका कंटेंट 95% सेम होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो चेंज होते हैं, और तीनों ही बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। ठीक है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो मॉक्स होते हैं ना, मॉक आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है। किस तरह के मॉक्स प्रोवाइड करता है, सेक्शनल मॉक, जैसे प्रीवियस पेपर्स हुए तो उनके हर सेक्शन वाइज मॉक्स हैं उनके, जीएस का अलग, मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग, हर चीज में मॉक्स हैं, तो वो फॉलो करिए टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, वो लगभग 700 से 750 तक हर सेक्शन के हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के, रीजनिंग के, हर सेक्शन के 700 के लगभग सेक्शनल मॉक प्रोवाइडेड है, तो उनको सॉल्व करिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वो करिए, तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, चीजें सुधरेंगी। ठीक है, ये काम करना है आपको जीएस में। उसके अलावा रीजनिंग, रीजनिंग के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ टॉपिक्स हैं उन पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। अब जैसे रीजनिंग में मेन चीज, रीजनिंग में क्या है, आप मॉक के साथ में, ठीक है, मॉक के साथ में करिए, और सीरीज जो होती है ना उनको आपको करने की जरूरत है। देखो, जो बाकी जो चीजें नॉर्मल चीजें वो तो आप मॉक से कर लेंगे, लेकिन सीरीज हो गई, जो एनालॉजी हो गई, सीरीज आजकल पूछी जा रही है एग्जाम में, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज के। ठीक है, उस पे ध्यान दीजिए, उसको अलग से प्रैक्टिस करिए डेली। चाहे रीजनिंग को हाफ एन आवर दो डेली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसमें उस हाफ एन आवर में आप क्या करो, 10 मिनट सीरीज देखी आपने, कुछ क्वेश्चन के 10-10 क्वेश्चन कर लिए, ज्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और
उसके अलावा जैसे स्टेटमेंट के जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 टॉपिक है स्टेटमेंट के, क्या स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इस पे काफी पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये 2 काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक, इन दोनों की लगभग जैसे 15-15 मिनट इसको दीजिए, जैसे 10 मिनट आपने इसमें दे दिए तो 15 से 20 मिनट इसमें से कोई एक टॉपिक एक दिन उठाइए। तो इस तरह से चारों दिन हर अलग अलग टॉपिक उठा के 20-20 मिनट इनके कुछ क्वेश्चंस करिए, इन पे काम करिए। ठीक है, ये चारों टॉपिक, एक कोज एंड इफेक्ट है, एक कोर्स ऑफ एक्शन है, इन चारों पे करिए तो चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। यही था रीजनिंग में, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, इस तरह से रीजनिंग भी हो जाएगी, और बाकी जो नॉर्मल रीजनिंग है वो तो आप मॉक से वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग में किसी को ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। कोर्स वोर्स की ठीक है, इतनी कोई इसमें नीड नहीं होती है। एक बार आप फटाफट से अगर देखना चाहे तो यूट्यूब पे काफी कंटेंट अवेलेबल है, वहां पे गो थ्रू हो सकते हैं एक बार कोर्स से। ठीक है, मॉक टेस्ट सबसे जो एफिशिएंसी आपकी क्रिएट करेगा सबसे ज्यादा, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या करना है आपको, सबसे पहले मॉक टेस्ट जैसे ही आपने दिया, उसमें उसको एनालाइज करो कि आपने क्या गलती की है। ठीक है, और क्या चीजें सही हो सकती थी, क्या सिली मिस्टेक आपने की है, वो सब चीजें नोट डाउन करो, अपने किसमें क्या क्या चीजें की है। चारों सब्जेक्ट के अलग अलग जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसका चार्ट क्रिएट करो, उनको मॉक देने से पहले पढ़ो, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये चीजें अब मुझे गलत नहीं करनी है। तो उसको सबसे पहले तो मॉक को ना थोरोली एनालाइज करो। उसके आप कहीं पे लिखो, जैसे जीएस है तो जीएस के क्वेश्चन लिखो, आपको कोई वोकैब नहीं आई तो वोकैब की एक अलग कॉपी रखो अपने पास में, जिसमें वो वोकैब लिखो कि ये मुझे नहीं आई थी। ठीक है, उस पे काम करो, आप उसको पढ़ो डेली मॉक देने से पहले। इस तरह से आप एक नोटबुक क्रिएट करो अपनी। ओके, अब हर मॉक से पहले आपको वो चीजें पढ़नी है। यही बात मैंने अभी बताई आपको कि हर मॉक से पहले वो पढ़ोगे तो बेस आपको ये, मतलब मॉक में ये ध्यान रहेगा कि आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है, और ये आपके काफी मार्क्स बचा के जाती है। जैसे एक क्वेश्चन में इस सीपीओ में तो प्री एक एक नंबर का है, तो आपका 1.25 मार्क्स बच जाएगा, अदरवाइज वो आपकी सिली हुई तो गलत हो जाएगा। अब वो सिली से बचने के लिए ही आपको ये रिवाइज करना है जो आपने नोटबुक बनाई है आपकी मिस्टेक्स की। ठीक, अब चाहे तो आप मॉक कम दो लेकिन इफेक्टिव दो, एनालाइज इफेक्टिव रखो उसका, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये हमारी मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, बस, तो आज का वीडियो यही रखते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया है। और जो फिजिकल टेस्ट है उस पर ध्यान रखिएगा, उसमें प्रिपरेशन पहले से रखिएगा, हिम्मत बना के रखिए, और सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।